जैसे कि गाइस हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि लू फैंग ने जितने भी लोग इस वक्त वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर किए थे आउटसाइड वर्ल्ड से, उन सब लोगों को एक साथ मरवाने का प्लान ऑर्डर कर दिया था। जिसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि वो चारों के चारों जो जनरल्स होता है वो एक साथ अपने वॉइड्स क्रिएट करते हैं अलग अलग जगह पे एट द सेम टाइम। और जो वॉइड्स होता है उन वॉइड्स के अंदर से कुछ ऐसे टाइप के ऑराज निकलते हैं और कुछ ऐसे टाइप की पावर्स निकलती है जो कि एक ही सेकंड के अंदर सेम टाइम के अंदर उन सब लोगों की जो सोल होती है उनको इनहेलिटेट कर देती है, जिसके अंदर जिस कारण कोई भी वहाँ पे बच नहीं पाता। क्योंकि डेफिनेटली एक बार सोल इनहेलिटेड हो जाए तो डेफिनेटली अगर किसी पर्सन के पास दूसरी बॉडी भी होगी उसके बाद भी उसकी सारी की सारी बॉडी ऑटोमेटिकली मर जाएगी। वही जैसे जैसे ये जो प्रोसेस था ये एग्जीक्यूट किया जा रहा था, जगह जगह पे हम लोगों को देखने के लिए मिला था सब लोग धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे थे। जिस तरीके से आप लोगों ने एवेंजर्स के अंदर देखा होगा, थैनोस ने एक चुटकी बजा के काफ़ी सारे लोगों को गायब कर दिया था, उसी तरीके से इन चार जनरल्स ने अपने अटैक्स को परफॉर्म किया था तो इवन किसी को पता भी नहीं चला था कि कोई मर रहा है। वही हम लोगों को एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ग्रेट प्लानट होता है जिसके अंदर कुछ रिमोट टेरिटरीज होती है, और उस रिमोट टेरिटरीज के अंदर हम लोगों को एक एंसेस्टर देखने के लिए मिलता है। वही उसके नीचे कुछ अनटाइम फाइटर्स, सेक्टर लॉर्ड्स और कुछ 6 यूनिवर्स नाइट्स देखने के लिए मिलता है जो कि एंसेस्टर से बात कर रहे थे। और वो जो एंसेस्टर था वो अपने लोगों को कुछ अपने रेस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, और वो बता रहा था कि उसे कुछ तो भी मिस्टीरियस इनहेरिटेंस मिला है जिसकी मदद से उनका जो रेस होगा वो फ्यूचर के अंदर और ज़्यादा पावरफुल बनेगा। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एकदम से वो जो एंसेस्टर होते हैं उनके एक्सप्रेशन हल्के हल्के से चेंज होने लग जाता है, और वो जो एंसेस्टर होता है फिर वो उन लोगों को बताते तो होते हैं कि एक्चुअल में ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है, इसको ऐसा यूज़ करना है वैसे यूज़ करना है। लेकिन कुछ टाइम के बाद एकदम से वो शांत हो जाते हैं और एकदम से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उनकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो एक तरीके से हवा के अंदर गायब हो जाती है, धूल बन। ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो पर्सन थे ये ओरिजिनल यूनिवर्स के एक छोटी सी रेस से बिलोंग करते थे, लेकिन इसलिए इन्होंने भी अपने रेस के अंदर से कुछ लोगों को अंदर भेजा था। इवन ये जो एंसेस्टर थे ये खुद भी अंदर गए थे, और इनकी जो सेकंड बॉडी थी वो वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर थी, और जिन जिन लोगों को लू फेंग ने इनहेलिटेट करवाया था उसके अंदर कुछ ये भी थे। जैसे ये जो पैटर्नशियल रेस होते हैं इनके जो एंसेस्टर होते हैं वो मरते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, वो सब एकदम से पैनिक कर जाते हैं क्योंकि विदाउट एनी एंसेस्टर उनका जो रेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। कोई भी पर्सन उनके रेसेस के ऊपर अटैक कर सकता था और मिनटों में उनका रेसेस ख़त्म हो सकता था। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके एंसेस्टर ऐसे कैसे मर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो उनकी मल्टीपल बॉडीज़ थी। अगर एक आध बॉडी मर भी जाती है तो उनके पास इतने सारी बॉडीज़ है, लेकिन वो एकदम से इस तरीके से इनहेरिटेड कैसे हो गए। हम लोगों को कुछ और सीन्स देखने के लिए मिलता है, जैसे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर ही एक स्ट्रेंज बीस्ट होता है जिसके कुछ 3 ब्यूटीफुल से हेड्स होते हैं। वो आसमान में अपने टीचर से बात कर रहा होता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरीके से बेइज्जत करने की, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी तो हम लोगों ने यूनाइटेड फोर्स अलायंस को भी ज्वाइन कर लिया है, तो वो जो वीक रेसेस है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो अपने डिसाइपल के साथ आगे बढ़ ही रहा होता है हुआ टोंग रेस की तरफ, मतलब उनके साथ फाइट करने के लिए। लेकिन सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो डिसाइपल जैसे ही उसके टीचर के पीछे पीछे जाने लग जाता है, एकदम से वो देखता है कि उसका जो टीचर होता है वो एकदम से मिट्टी में मिल जाता है, और उसका जो सर होता है वो धड़ से पूरी तरीके से अलग हो जाता है, और वो भी कुछ टाइम के अंदर स्मोक बन के हवा में उड़ जाता है। इसी तरीके से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी मर चुके थे, काफ़ी सारे उनके अंदर से यूनिवर्स मास्टर थे जो कि काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली मर गए थे, इनको पता भी नहीं चला था। काफ़ी सारे ऐसे थे जो कि बाकी लोगों के सामने मरे थे, काफ़ी सारे लोगों की बॉडी गायब हो चुकी थी, और बाकी सारे जो थे वो ऐसे ही लोगों के सामने नीचे गिर गए थे। और इनमें से काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे रेसेस के लीडर थे, कुछ कुछ रेसेस के सीनियर्स थे, और कुछ कुछ रेसेस के सर्वेंट्स भी थे। फिर हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है। जो लू फैंग था उसके हाथों के अंदर हम लोग को एक वाइन का कप देखने के लिए मिल सकता था, और वो अपने सामने एक पड़ी हुई स्क्रीन के ऊपर सारी के सारे नज़ारों को देख रहा था। लू फैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा माहौल बन चुका था। जो लू फैंग था वो अपने सामने वाले नज़ारे को देखता है कि किस तरीके से काफ़ी सारे लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गए, मतलब ख़त्म हो गए, किस तरीके से जो उनकी टेरिटरीज़ है वो बेजान बन गई कुछ ही टाइम के अंदर, किस तरीके से लोग एक दूसरे के कंट्रीज़ के अंदर माइग्रेट करने लग गए। काफ़ी सारे लोग रो रहे थे, कुछ लोग कुछ और कर रहे थे, कुछ मतलब ये सारी चीज़ें देखने के लिए बात, मतलब लू फैंग को भी खुद को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन एक्चुअल में बात ऐसी थी कि लू फैंग के पास भी और कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, क्योंकि एट द एंड ये सारी जो रेसेस थी, ये जो आउटर वॉर जोन की पैनिकल रेसेस थी, ये सारी ह्यूमन टेरिटरीज़ को स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीक समझा करती थी, और जब वो ह्यूमन टेरिटरी को वीक समझा करती थी तो वो उन लोगों को कुछ इस तरीके से स्लैटर करती थी कि जैसे कि उनके लिए ये कुत्ते बिल्ली हो। लेकिन
फाइनली आज जब ह्यूमन टेरिटरी इतनी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है और जब ह्यूमन टेरिटरी ने इन लोगों को स्लैटर करना स्टार्ट कर दिया, तो कोई अपने घर के लिए भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई रो रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। लेकिन एट द एंड ये सब करना भी लू फेंग की कुछ ना कुछ मजबूरी थी, क्योंकि अगर इन लोगों को सर्वाइव करना है तो इन लोगों को भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और वही बैठे बैठे कुछ ही टाइम के अंदर लू फेंग को कुछ मैसेजेस रिसीव हो जाता है। ये उन 4 जनरल्स के थे, उनके सब लोगों के यही मैसेजेस होता है कि मिल्की वे जितने भी टारगेट्स थे वो सारे ऑलरेडी मारे गए जा चुके हैं, और इवन उनमें से जितने भी लोग थे उन सब लोगों की सोल भी इनहेलेटेड हो चुकी है। इवन थॉट काफ़ी सारे ऐसे थे जिन लोगों की सोल नहीं भी थी, तो हम लोगों ने उन्हें डायरेक्टली मार दिया, लेकिन एट द एंड कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया, सब लोग मारे गए। इन सारे मैसेजेस को पढ़ने के बाद जो लू फेंग था, लू फेंग के फेस के ऊपर अभी भी हम लोगों को कोई भी स्माइल या फिर कोई भी खुशी देखने के लिए नहीं मिल सकती थी। लू फेंग का हाथ थोड़ा सा काँप रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो लू फेंग होता है, जो उसका वाइन का कप खाली हो चुका था उसी के अंदर वो वापस से वाइन डालता है थोड़ी सी, और उसी के बाद अपनी वाइन के कप के अंदर देखते हुए कहता है कि तुम सब ये डिज़र्व करते थे, तुम डिज़र्व करते हो इंसानों के लिए मरना। लू फेंग के फेस के ऊपर थोड़ी सी क्रूएल्टी देखने के लिए मिल सकती थी, और इस वक्त जो लू फेंग था वो कुछ एक डिटेक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ओरिजिनल यूनिवर्स दिखाया जाता है। ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जो एंडलेस स्काई होता है रिमोट ओशन के अंदर, उसका थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद रिमोट ओशन के अंदर सडनली जो पानी होता है वो अलग टाइप के अंदर बिहेव करता है, और उसके थ्रू एक ह्यूमन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये और कोई नहीं, लू फेंग ही था। जो लू फेंग होता है, लू फेंग के सामने सडनली प्राइम सिटी लीडर अपीयर हो जाता है। सिटी लीडर लू फेंग से पूछता है कि कैसे रहा। लू फेंग उन्हें कहता है कि सारे के सारे 443 यूनिवर्स मास्टर मारे जा चुके हैं आर्मीज़ के। प्राइम सिटी लीडर की आंखों के अंदर एक चमक देखने के लिए मिल सकती थी। वो कहते हैं क्या सब मारे जा चुके हैं। उसी के बाद वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है फंटास्टिक। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ओरिजिनल यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ड्रीम डीमन एंड सिस्टर थे वो अपने कुछ लोगों के साथ कुछ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू, और तभी उन लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू उनकी ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर से धीरे धीरे करके जो लोग थे वो गायब होने लग गए थे, और वो कुछ इस तरीके से गायब हो रहे थे कि उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग एक साथ इस तरीके से कैसे गायब रह जाता है। एट द एंड बस ड्रीम डीमन एंड सिस्टर वहाँ पे बच जाता है, और जो ड्रीम डीमन एंड सिस्टर और डीमन एंड सिस्टर होता है उसके बाद आपस में बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है। सडनली तभी हम लोगों को वहाँ पे एक दूसरा पर्सन देखने को मिलता है जो भागते हुए आता है। इसका नाम था मैंग वैन मास्टर। ये कहता है कि वैसे तो मैं कभी भी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर या फिर वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर कभी नहीं गया, लेकिन मैंने कुछ लोगों को कुछ बात करते हुए सुना था कि वो कुछ तो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताने वाले थे वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर। लेकिन सडनली वो जैसे मुझे बताने वाला था, वो जो यूनिवर्स मास्टर था वो सडनली डिसअपीयर हो गया वर्चुअल वर्ल्ड से विदाउट एनी साइन। वो भी सेम टाइम के अंदर बाकी के लोग भी इस तरीके से डिसअपीयर हो गए। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो ड्रीम डिमेंसिटर था उन सब लोगों को ऐसे रियलाइज़ हो रहा था कि कुछ तो है जो कि सही नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे सब लोग एक साथ इतने सारे लोग मर रहे हैं। लेकिन ड्रीम डिमन एंसेस्टर के जो एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग थे, क्योंकि आज तक कोई भी कुछ इस तरीके से नहीं मरा था। किसी भी दूसरे यूनिवर्स मास्टर को या फिर यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को मारने के लिए किसी भी पर्सन को उसके साथ फिजिकली फाइट करनी पड़ेगी, या फिर खुद आके कोई सोल अटैक करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ इस तरीके से गायब हो रहे थे जैसे मानो कि कोई सुपर पावर हो जो कि इन सब लोगों की बॉडी को कंट्रोल कर रही हो। इवन अगर देखा जाए तो दो रेसेस के बीच में जो वॉर होती है, उस वॉर के अंदर का भी जो रिजल्ट होता है वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता जिस तरीके का डेंजरस रीज़न इन लोगों ने, मतलब जिस तरीके का सीन इन लोगों ने अभी अपने आंखों के सामने देखा था। ड्रीम डीमन एंड सिस्टर हम लोग को एक सदमे में देखने के लिए मिल सकता था। उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग मरे थे, सबसे ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर मरे थे, वो सारे के सारे ड्रीम डीमन एंड सिस्टर मतलब डीमन वर्ल्ड से थे। वही वो कहता है कि डिसअपियर, वो सब डिसअपियर हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है करके। एकदम एक ही सेकंड के अंदर इतने सारे यूनिवर्स मास्टर डीमन रेस अलायंस से कैसे गायब हो सकता है। उन सब की कॉन्शियसनेस जो कि वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्टेड थी वो इस तरीके से कैसे डिसअपियर हो सकती है करके। बस पूरे के पूरे ड्रीम डीमन एंसेस्टर वर्ल्ड के अंदर 5 ही यूनिवर्स मास्टर बचे हैं जो कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर नहीं गए थे। बस वो लोग जिंदा है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब मर चुके हैं। जो शॉक डीमन एंसेस्टर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक शॉक के अंदर जा चुके थे। के बाद शॉक डीमन एंसेस्टर और ड्रीम डीमन एंसेस्टर आपस में बात करता है। ये लोग बात करते हैं कि जितने भी यूनिवर्स मास्टर वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर गए थे वो सडनली पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए, लेकिन जो लोग वहाँ पे नहीं गए वो अभी भी सेफ है। और इवन उन लोगों की डेथ इतनी ज़्यादा सडन हुई कि वो कोई भी मैसेज भी नहीं छोड़ पाए।
कि हम लोग को यूनाइटेड फोर्स अलायंस देखने के लिए मिलती है, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़े ह्यूज डिसएडवांटेज के अंदर जा चुकी थी। पूरी की पूरी ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर अगर कोई जगह थी जो कि ह्यूमन यूनिवर्स मास्टर या फिर ह्यूमन वर्ल्ड को या फिर हॉन्ग अलायंस को टक्कर दे सकती थी, तो वो थी यूनाइटेड फोर्स अलायंस। लेकिन अभी वो कंटिन्यूसली एक डिसएडवांटेज के अंदर जा चुके थे, क्योंकि डेफिनेटली इतने सारे यूनिवर्स मास्टर्स के मरने के बाद इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता। और पहले लू फैंग एक वॉर के अंदर जो कि उनका हुआ था, उसके अंदर काफ़ी लोगों को मार चुका था। इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो डीमन रेस के जो दोनों के दोनों होता है, वो दोनों के लिए लिटरली एक नाइटमेयर था, क्योंकि उनके पूरे के पूरे रेस के अंदर 4 से 5 यूनिवर्स मास्टर बच गए थे। उसके अलावा जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मर चुके थे। ये सब लोग इस चीज़ का जो कंक्लूजन होता है वो निकालने में लग जाते कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में हुई कैसे थी। और वो बार बार क्लियर करने के लिए जो ड्रीम डेमन एंसेस्टर होता है, उसके अंडर के अंदर जितने भी यूनिवर्स नाइट्स होते हैं जो कि वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, वो उन सब लोगों को मैसेज भेज देता है और कहता है तुम सब लोग अपने अपने टीचर्स को चेक करो, जो भी कीप सेक्स तुम्हारे टीचर्स ने तुम लोगों को दिए थे उन सारे कीप सेक्स को चेक करो। क्या उसके अंदर अभी भी कोई लाइट ग्लो कर रही है? क्या वो कीप सेक्स अभी भी सेफ है? तभी सब लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे टीचर मारे गए, मेरे भी टीचर मारे गए। और इसी के साथ सारे के सारे जो यूनिवर्स नाइट होता है वो यही बोलते हैं कि उनके जो कीप सेव्स है वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब उनके जो टीचर है वो मारे जा चुके हैं। इसी के साथ ये सारी चीज़ें होने के बाद जो ड्रीम डेमन एंसेस्टर और शॉक डेमन एंसेस्टर होता है वो इन सारी चीज़ों को काट देता है, मतलब कॉल्स वगैरह कट कर देता है। जिसके बाद जो शॉक डेमन एंसेस्टर होता है वो सोचता है कैसे कि कैसे हो सकता है करके। ये डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ब्लो था उन लोगों के लिए। जितने भी जो डीमन रेस थी वो डेफिनेटली एक पैनिकल रेस थी पूरी की पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर, और उसके अंदर काफ़ी सारे यूनिवर्स मास्टर्स थे। लेकिन अभी कुल मिला के कुल बस 20 लोग बच चुके हैं, और ये जो 20 लोग हैं उसके अंदर से भी जो मैक्सिमम लोग हैं वो सारी बाकी सारी सब्सिडियरी रेसेस है जिन्होंने जो डेमन रेस है उसको ज्वाइन किया था। और देखा जाए तो उनके रेस के मतलब उनके खुद के रेस के कुल मिला के बस 4 ही यूनिवर्स मास्टर बचे हुए हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो शॉक डीमन एंसेस्टर होता है वो अपना सर ऊपर उठाता और एक जोर की दहाड़ मारता और जोर से चिल्लाता है। और वो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर, काफ़ी ज़्यादा दर्द के अंदर देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि ये जो ड्रीम डीमन और शॉक डीमन एंसेस्टर इन लोगों ने जितना भी अपना करियर वगैरह बनाया था, यानी कि इनका पूरा जो साम्राज्य था वो कुछ सेकंड्स के अंदर गायब हो गया था। मतलब कोई टाइम भी नहीं लगा था इन सब चीज़ों को होने के लिए। और अभी ये लोग मतलब एक सड़क छाप रेस भी नहीं कंसिडर किए जा सकते थे पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि इनके अभी खुद के रेस के अंदर बचे ही कितने लोग थे, कुल मिला के 20 लोग, जिसके अंदर से 16 लोग जो है वो सब्सिडी अलायंसेस से, मतलब बाकी सारी छोटी मोटी अलायंस से बिलोंग करते हैं। और इनके अलायंस के खुद के बस 4 यूनिवर्स मास्टर बच गए थे। तो देखने से अगर हम लोग देखें तो बाकी के जो सब्सिडी अलायंस के लोग हैं वो डेफिनेटली इनके ड्रीम डेमन एंसेस्टर टीम्स को छोड़ देंगे और वो दूसरे अलायंसेस को ज्वाइन कर लेंगे जो भी अभी पावर के अंदर चल रही है। तो कुल मिला के जो ड्रीम डीमन एंसेस्टर और ये जितना भी जो डीमन रेस था, जो कि एक टाइम में एक पैनिकल रेस हुआ करता था, वो फाइनली आज अपनी पूरी तरीके से एक्सटेंशन के कगार पे आ चुका था। और देखा जाए तो ड्रीम डीमन एंसेस्टर और शॉक डीमन एंसेस्टर अकेले नहीं थे जिनको ये सदमा लगा था, जो कि पागल हो चुके थे, बल्कि फादर गॉड जो ऑटोमन रेस के थे, बग एम्प्रेस, डेविल एंसेस्टर जो कि प्रीजन रेस से थी, होली मास्टर जो कि क्रिस्टल रेस थे, ये जो नॉर्थन टेरिटरी अलायंसेस से भी जितने भी रेसेस थे उन सब लोगों का भी यही हाल था। वेदर कोई रेस छोटी हो या बड़ी, उन सब लोगों को एक ही लेवल का शॉक लगा था। उन सब लोगों के लिए ये चीज़ एक नाइटमेयर के लिए थी कि मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर इतने सारे लोग उनके मारे जा चुके थे ऑलरेडी। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि जो बग रेस अलायंस है उसके अंदर भी कुल मिला के बस 6 यूनिवर्स मास्टर बच गए, और बाकी सारे जितने भी लोग थे वो सारे मर चुके हैं। और नॉर्थन टेरिटरी अलायंस जिसके अंदर इतने सारे यूनिवर्स मास्टर रहा करते थे, उसके अंदर से जो ज़्यादातर यूनिवर्स मास्टर है वो मर चुके हैं, मतलब 90 से ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर मर चुके हैं। देखा जाए तो उनके पास भी कुछ 6 से 7 ही यूनिवर्स मास्टर बचे होंगे। अब सभी लोगों को याद होगा जब लास्ट टाइम वॉर हुआ था कि पूरी के पूरी ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर कुल मिला के 800 से 900 यूनिवर्स मास्टर थे, जिसके अंदर लगभग 50% यूनिवर्स मास्टर तो उस वॉर के अंदर ही ख़त्म हो गए थे। और अभी जितने भी यूनिवर्स मास्टर थे, मतलब जितने भी 600 साढ़े 600 कुछ 700 के अराउंड टोटल यूनिवर्स मास्टर होंगे, जिनके अंदर से ऑलरेडी लू फेंग 450 से ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर्स को मार चुका था। मतलब देखा जाए तो 90% रेसेस जितने भी थी वो सारी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। अभी पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी रेस नहीं बची थी जो ह्यूमन रेस को टक्कर दे सके। इवन पर्पल मून होली लैंड इतनी ज़्यादा पावरफुल रेस जो कि फर्स्ट यूनिवर्स एरा से रिकॉग्निशन एरा से बिलोंग करती है, उनके भी सारे के सारे यूनिवर्स मास्टर मारे गए थे। डेफिनेटली उन लोगों के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज और काफ़ी सारे इनहेरिटेंसेज जिसके कारण वो जल्दी जल्दी अपने यूनिवर्स मास्टर्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बाकी के रेसेस को देखा जाए तो
आज के टाइम में देखा जाए तो किसी भी रेस के पास इतना सा भी दम नहीं था कि वो ह्यूमन रेस के एक छोटे से गाँव को भी, उसका एक छोटे से गाँव का भी एक बाल भी बांका कर सके। क्योंकि डेफ़िनेटली अभी ह्यूमन रेस के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर है। मतलब कम से कम जितने यूनिवर्स मास्टर अभी मिला के भी पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के नहीं होंगे, उससे ज़्यादा मतलब लगभग 95% यूनिवर्स मास्टर सारे के सारे ये बस ह्यूमन्स के हैं। और 5% के करीब कुछ रह गए जो गिने-चुने रेसेस के। एक तरीके से आप समझ सकते हो पूरे के पूरे ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नहीं बचा। हर जगह पे आपको होंग अलायंस, ह्यूमन अलायंस और ये सारे जितने भी ह्यूमन रेसेस हैं, यही सारे नज़र आएँगे। और इस चीज़ के बाद डेफ़िनेटली कोई भी आज के बाद ऐसी कोई रेस नहीं बचेगी जो कि फ्यूचर के अंदर या फिर आने वाले कल के अंदर कभी भी ह्यूमन्स के लिए कोई भी खतरा बन सकती है। तो कुछ लीडर्स देखने के लिए मिलता है। ये सारे जो लीडर्स हैं, ये पर्पल मून होली लैंड और इसके अलावा बग रेस, क्रिस्टल रेस, ऑटोमन रेस और प्रिज्म रेस, इन सारे रेसेस के थे। वो सारे आपस में बात करते हैं कि सब मर गए। ये सब लोग कहते हैं कि हाँ, सब लोग मर गए, कोई नहीं बचा। उन सब लोगों के मन के अंदर एक बहुत ही गहरा हम लोगों को घाव देखने के लिए मिल सकता था। और साथ ही साथ एक शक भी था कि ज़रूर इन सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ शक ज़रूर होगा। और उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इन सब चीज़ों के पीछे का जो राज है वो जान के रहेंगे कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर ऐसा क्या हुआ था। वर्ल्ड ऑफ जिन तो सब लोगों को पावरफुल बनाने के लिए लाई गई थी, और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे यूनिवर्स मास्टर्स सारे के सारे रेसेस के मारे गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ रेसेस को छोड़ा जाए तो इन लोगों को एक चीज़ ये भी पता चली थी कि ह्यूमन रेसेस और ऐसे कुछ रेसेस हैं जिनके अंदर एक भी बंदा नहीं मरा है, मतलब उनको कोई भी लॉस सफ़र नहीं हुआ। वही दूसरी तरफ कुछ रेसेस है जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। एंड उन लोगों ने ये अंदाज़ा तो लगा ही लिया था कि ह्यूमन रेसेस के अंदर या फिर ह्यूमन एलाइज के अंदर कोई भी नहीं मरा। वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर देखा जाए तो सारी की सारी जो रेसेस थी वो इक्वली चारों तरफ स्कैटर हुए थे। लेकिन देखा जाए तो जितने भी लोग ह्यूमन रेस के दुश्मन थे, जैसे कि पर्पल मून होली लैंड और जो यूनाइटेड फोर्स अलायंस, ये सारे रेसेस ही पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। बाकी ह्यूमंस को कुछ भी नहीं हुआ था, और वो सब इतने फूल तो नहीं थे कि वो इतनी छोटी छोटी सी चीज़ समझ नहीं सकते। एट द एंड सब लोगों ने ये कंक्लूजन लगा लिया था कि इन सब चीज़ों के पीछे ह्यूमन अलायंस का सबसे बड़ा हाथ है। इसके बाद हम लोगों को छोटे मोटे और इवेंट्स देखने के लिए मिले थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो बड़ी बड़ी रेसेस है, जैसे कि डीमन रेस हो गई, बग रेस हो गई, ऑटोमन रेस हो गई, ये सारी जो रेसेस थे ये ऑलरेडी पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे आ चुके थे। वही हम लोगों को बग रेस में देखने के लिए मिलता है कि जो बग एम्प्रेस होती है वो ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वही हम लोगों को एक और मतलब ऐसी लड़की देखने के लिए मिलती है जिसका नाम मतलब जो कि एक मदर नेस थी। और वो जो लड़की थी उसकी जो सिस्टर थी वो भी इन सब चीज़ों के अंदर मारी गई थी। और जब उसको पता चलता है कि इन सब चीज़ों के पीछे ह्यूमंस का हाथ है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता और वो डायरेक्टली ह्यूमन टेरिटरीज़ की तरफ चार्ज आउट कर देती है। और वैसे तो उसको पता था कि वो ह्यूमंस के सामने कुछ भी नहीं है, तो वो जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस होते हैं उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। और आपको पता होगा कि एक मदर नेस्ट की पावर कितनी होती है कि वो एट द सेम टाइम वो मिलियंस ऑफ जो अपने बच्चे होते हैं उनको प्रोड्यूस कर सकती है। और वो एक नाइट लेवल की मदर नेस्ट थी, तो वो डेफिनेटली मतलब कुछ मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को पैदा कर रही थी जो कि अनडाइंग थे और सेक्टर लॉर्ड्स थे। और इन सब चीज़ों की वजह से तो काफ़ी सारी कुल मिला के गाइस पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर 300 से ज़्यादा लाइव प्लैनेट है ऐसे जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं। गाइस ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ब्रेड कर रहे हैं, लेकिन गाइस ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ह्यूमंस पावरफुल है। लगभग 85% जो ह्यूमंस है वो सारे ऐसे ही हैं, मतलब वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो बस अपने आप को ज़िंदा रख रहे हैं। और अर्थ के अंदर डेफिनेटली इतनी स्पेस तो है नहीं कि इतने सारे ह्यूमंस अर्थ के ऊपर रह सकते हो। और अभी अर्थ तो एक स्पेशल प्लैनेट बन चुका है, तो डेफिनेटली जो स्पेशल ह्यूमंस है वही लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं, और बाकी सारे जो ह्यूमंस है वो 300 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स के ऊपर माइग्रेटेड है। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, इन सारे प्लैनेट्स के अंदर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कुछ 250 जो प्लैनेट्स होता है वो ऑलरेडी तबाह हो चुके थे। मतलब मोर देन 300 प्लैनेट्स है जिसके अंदर से 150 प्लैनेट्स तबाह हो चुके थे मतलब। और जब ये सारी न्यूज़ लू फेंग को पता चलता है, चलो उसको इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जो मदर नेस्ट थी उसको जाके लू फेंग ने रोक लिया था। और मदर नेस्ट को लू फेंग ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वो बस चुटकी बजाता है और वो मदर नेस्ट गायब हो जाती है। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा लू फेंग कितना पावरफुल है, और वो जो मदर नेस्ट थी वो बस एक नाइट लेवल की वॉरियर थी, तो वो लू फेंग के सामने क्या ही कर सकती थी। लेकिन जब लू फेंग को ये सारे पता चलता है कि ऑलरेडी जब तक वो इन सारे डिस्ट्रक्शन को रोकता तब तक ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑर्डिनरी ह्यूमन मारे गए। स्टिल लू फेंग का इतना कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इस सब चीज़ों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगले कुछ सालों के अंदर ह्यूमंस की ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ह्यूमन एक वाइटल रेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ब्रेड कर रही है। और अगले कुछ सालों के अंदर ही जितनी भी पॉपुलेशन कम हुई है उसका दुगना पॉपुलेशन वापस से आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का लू फेंग को कोई इतना ज़्यादा गम नहीं था।
तरीके से देखा जाए तो पूरे की पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर अभी जो ह्यूमंस है उन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया था। वो एक डोमिनेंट रेस बन चुकी थी और जो बची कुची रेसेस बची थी वो सारी रेसेस बस हेट रेट के साथ बची थी। और जब ब्लू फैंग ने उस बग नाइट को मारा था तो वो मन ही मन सोच रहा था, इतनी नफरत, कितनी नफरत, इन सब लोगों के मन में ह्यूमंस के लिए कितनी नफरत होगी, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब गाइज आप लोगों को, आप सोच रहे होंगे कि वो जो नाइट लेवल के वॉरियर है उसको पता है कि वो इतनी ज़्यादा वीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकती ह्यूमंस को। उसके बाद भी उसके मन में इतनी हीट रेट थी कि उसने अपनी जान की बाजी लगा दी अपना बदला लेने के लिए। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे रेसेस थे जिन लोगों ने ऐसे छोटे मोटे कदम उठाए, एट द एंड अपनी लास्ट होप मतलब लास्ट बदला बदला निकालने के अटैक किया और वो सारे ख़त्म हो गए और लास्ट में कोई नहीं बचा। फिर भी काफ़ी जो थोड़े मोड़े जो बड़े रेसेस थे जैसे कि बग एम्प्रेस, बग रेस, ऑटोमन रेस और ये जो डीमन रेस, ये सारे जो रेसेस थे इन लोगों ने दिमाग लगा लिया था भाई अभी कोई मतलब नहीं बनता अटैक करने का। डेफिनेटली पहले ही इन लोगों की औकात नहीं थी पूरी की पूरी, मतलब अच्छे ओरिजिनल के अंदर जितनी भी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जितनी भी रेसेस थे सारी एक के ह्यूमंस के ऊपर अटैक किया था। लेकिन उसके बाद भी जब वो कुछ उखाड़ नहीं पाए थे तो अभी क्या उखाड़ लेने वाले थे। लेकिन काफ़ी सारे रेसेस ने अपने बीच में और ह्यूमंस के बीच में जितनी भी राइवलरी थी उसको मतलब जस्ट अपने फेथ के ऊपर छोड़ दिया था कि अभी ठीक है भाई, किस्मत है ये, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता था। ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे तो कर रहे, अगर उन्होंने इनके रेसेस के लोगों को मारा भी है तो इसमें ये लोग कर भी क्या सकते हैं, अभी इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। काफ़ी सारी रेस ऑलरेडी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी और एट द एंड हम लोग को ये देखने के लिए मिला जो ह्यूमन है वो एक डोमिनेट रेस बन चुकी थी और शायद से फ्यूचर के अंदर कोई भी ऐसी कोई रेस नहीं पैदा हो पाएगी या फिर कोई भी ऐसी रेस नहीं आएगी जो ह्यूमन रेस को टक्कर दे सके। और रही बात पर्पल मून होली लैंड की, भले ही वहाँ के जितने भी यूनिवर्स मास्टर्स हैं वो सारे मर जाते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि जो नए नए यूनिवर्स मास्टर्स बने थे वो जब हमारे एंसेस्टर के पास आते हैं, जो पर्पल मून लैंड के एंसेस्टर है उनके पास आते हैं, तो जो एंसेस्टर होता है वो उन यूनिवर्स मास्टर्स को भी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब वो इसलिए भेज रहा था क्योंकि उसे पता था कि डेफिनेटली ये जो चीज़ हुई है ये बहुत सारी मास एक्सटेंशन के ऊपर ही हुई है और ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें दोबारा हो। ये भी गाइस देखा जाए जो पर्पल मून होली लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास काफ़ी सारे इनहेरिटेंस है और अपने इनहेरिटेंस की मदद से उन लोगों के लिए यूनिवर्स मास्टर प्रोड्यूस करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी अगर उनके सारे बड़े, तो अगर आप और 10-12 सालों के बाद देखोगे तो आप इसे 70, 80, 100, 200 ये सारे नंबर्स को क्रॉस करना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाकी रेसेस की बात की जाए तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए एक एक यूनिवर्स मास्टर उनका काफ़ी ज़्यादा करीबन था, मतलब एक एक यूनिवर्स मास्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था पूरी की पूरी रेस के लिए। जो पर्पल मून मैन वाला एंसेस्टर था डेफिनेटली इसके मन में भी गुस्सा था और ये भी लू फेंग को मारना चाहता था, लेकिन ये जानता था कि फ़िलहाल ये कुछ भी नहीं कर सकता और ये भी जानता था कि ये जो चीज़ है ये दोबारा नहीं होने वाली। तो वो डेफिनेटली ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनको मिस नहीं करता और अपने जितने भी नए यूनिवर्स मास्टर जो भी बन रहे थे उनको भी वो मना नहीं करता वर्ल्ड ऑफ जिन में जाने से। बस वो उनको ये कह देता है कि अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से सीक्रेट रखना, किसी को भी ये पता ना चल पाए कि तुम वर्ल्ड ऑफ जिन के हो या फिर तुम पर्पल मून होली लैंड के हो। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग को एक मास माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि सबसे पहले हम लोग को डीमन रेस की तरफ से देखने के लिए मिलता है। जो डीमन रेस होते हैं वो अपने टेरिटरीज़ को छोड़ के दूसरे जगह पे जाना स्टार्ट हो चुके थे। डेफिनेटली अभी इन लोगों को अपने घरों को छोड़ के दूसरे जगह पे जाना पड़ रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हमारे वर्ल्ड के अंदर भी जो ज़मीनें होती है उसके बेसिस के ऊपर काफ़ी सारी कंट्रीज़ डिवाइडेड है और ये जो सारी की सारी कंट्रीज़ है ये सारी की सारी कंट्रीज़ बस टेरिटरी के लिए लड़ती रहती है, मतलब जगह के लिए। अभी कोई भी उन ह्यूमन से भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए जो डीमन रेस थे सबसे पहले उन्होंने अपने टेरिटरीज़ को छोड़ दिया और वो दूसरी जगह पे माइग्रेट होने लग गए। और ठीक डीमन रेस के तरीके बाकी के जितने भी रेसेस थे उन सारे रेसेस ने भी धीरे धीरे करके अपने टेरिटरीज़ को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि ऑटोमन रेस, बग रेस और बाकी की जितनी भी रेसेस थी उन्होंने भी अपने जो मास माइग्रेशन है वो स्टार्ट कर लिया। अभी जितने भी ओरिजिनल ओशन के अंदर टेरिटरीज़ थी, जितनी भी प्रीशियस टेरिटरीज़ थी उनके अंदर से लगभग 70 to 80% जो टेरिटरीज़ थी वो सारी ह्यूमंस के पास आ चुकी थी और कुछ ह्यूमंस की सब्सिडी रेसेस के पास। ही कुछ सीन्स भी हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे जो डीमंस होते हैं, जो बग्स होते हैं, वो सारे लोग अपने अपने घरों को छोड़ के जा रहे होते हैं। तभी डीमन रेस का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम लोगों को कुछ यूनिवर्स मास्टर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि डीमन मास्टर से बात कर रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हम इस तरीके से अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, अपने रेस को छोड़ के जा रहे हैं, अपनी जगह को छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे हम पैदा हुए थे। अगर ये ह्यूमंस हमारे पीछे तभी लगे रहे तो हम क्या करेंगे। तभी जो डीमन एंसेस्टर होते हैं वो कहते हैं
देखो हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान से दुआ करो कि अभी हमारी टेरिटरीज़ को छोड़ने के बाद वो हमारा पीछा छोड़ दे। और अगर इन सब कुछ करने के बाद भी अगर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते और स्टिल अगर वो हम लोगों को ढूंढ के मारना ही चाहते हैं, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हम एट द एंड हम हार जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन स्टिल उसके बाद भी अगर ये ह्यूमंस अगर हम लोगों को इसी तरीके से हमारे पीछे रहेंगे, तो डेफिनेटली हम इन ह्यूमंस को इतना आसानी से तो अपने आप को कैप्चर नहीं करने देंगे। हम लड़ेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमसे जितना हो सके उतना दूर हम लोगों को इन ह्यूमन से रहना है। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, सब लोग अपनी अपनी टेरिटरी जहाँ पे वो लोग पैदा हुए थे, उस अपनी मातृभूमि को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो रहे। वही एंड में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है, वो ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर देखने के लिए मिल सकता था थंडर आइलैंड के अंदर। थंडर आइलैंड के ऊपर हम लोगों को वही प्राइमेट सिटी लीडर भी देखने के लिए मिल सकते थे। ये दोनों के दोनों एक थ्रोन के ऊपर बैठे थे जो कि सबसे ऊपर थे, और उसके नीचे काफ़ी सारे छोटे छोटे थ्रोन्स बने हुए थे जिसके ऊपर बाकी के ह्यूमन लीडर्स बैठे हुए थे। इन सब लोगों के बीच में एक मीटिंग बैठी थी। ये सारी मीटिंग्स यही करंट जितना भी हो रहा था ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर, ओरिजिनल ओशन के अंदर, इन सब चीज़ों के रिलेटेड थी। उसमें से एक बंदा कहता है कि जितने भी बड़ी बड़ी पैनिकल रेसेस है उन लोगों ने अपनी टेरिटरी से माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। उन्हीं में से कुछ लोग कह रहे थे कि इन लोगों ने ह्यूमंस के लिए बहुत पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, तो डेफिनेटली हम लोगों को इन लोगों को छोड़ना चाहिए। जहाँ पे भी हम लोगों इन्हें पकड़ पकड़ के ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो ये जो थ्रेट्स है ये ख़त्म ही हो जाए पूरी तरीके से। वही 50 लोग थे, 50 लोगों के 50 थॉट्स है इन सब चीज़ों के ऊपर। वही एट द एंड ये जो डिस्कशन होता है, जो मीटिंग होती है, ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, जिसके अंदर एट द एंड जो प्राइम सिटी लीडर होता है वो कहता है कि जिन भी लोगों ने अपनी टेरिटरीज़ को छोड़ा है, मतलब जितनी भी पैनिकल रेसेस है, उन सारी टेरिटरीज़ को कैप्चर कर लिया जाए और वहाँ पे अब से ह्यूमन रहेंगे। और इसके अलावा जितनी भी सब्सिडी टेरिटरीज़ है, जो कि मतलब ये डीमन रेस की जैसे कि कुछ छोटी मोटी सब्सिडी टेरिटरीज़ थी, उनके अंदर अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो कि अपने टेरिटरीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब थोड़े से ये टाइप के होते हैं, तो ढीठ टाइप के। तो वो कहता है कि उन सारे लोगों को हटा दिया जाए जल्दी से जल्दी, और इसी के साथ हम सारी की सारी टेरिटरीज़ के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अभी वक्त आ चुका है कि हम ह्यूमंस का राज रहे पूरे के पूरे ओरिजिनल ओशन के ऊपर। हम ह्यूमन राज करेंगे, हमसे ऊपर कोई नहीं होगा, सबको हमारे आगे झुक के रहना होगा। लू फेंग भी हल्की सी एक छोटी सी स्माइल कर देता है इन सारी बातों को सुनने के बाद, क्योंकि डेफिनेटली अभी ह्यूमंस सब लोगों को डोमिनेट करने लग गए थे। अभी ह्यूमंस को किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं था। वही दूसरी तरफ सारी की सारी जो टेरिटरीज थी वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड ऑफ जिनके अंदर जा के रिसोर्सेज को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अपनी जो छोटी मोटी रेसेज है जो कि एक्सटेंशन के कतार पे आ चुके थे, उन सारे रेसेस के अंदर वो इन छोटे मोटे रिसोर्सेज के थ्रू अपने रेसेस को चलाने की कोशिश कर रहे थे, अपने रेसेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ ह्यूमंस तो बस दिन भर अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहते थे और अपनी संख्या को बढ़ाते रहते थे। अभी उन लोगों को घंटा भी दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, चारों तरफ बस ह्यूमंस और ह्यूमंस का ही दबदबा था। शिफ्ट होता और हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है। जो लू फैंग था उसने पूरी तरीके से व्हाइट कलर के कपड़े पहन के रखे थे, और ह्यूमन अभी लू फैंग एक दूसरे ही प्लेनेट के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। वही लू फैंग के पास में हम लोगों को 6 बच्चे देखने के लिए मिलता है जो कि भागते हुए लू फैंग के पास आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे। ये लू फैंग के पास आते हैं और लू फैंग को फादर गॉड कहने लग जाते हैं। लू फैंग लोगों की तरफ देखता है, स्माइल करता है और फिर इन लोगों के सर के ऊपर हाथ फहराता है। एक्चुअली गाइस ये सारे जो बच्चे हैं ये एक तरीके से देखा जाए तो ये लू फेंग के बच्चे हैं, मतलब लू फेंग के ओरिजिनल बच्चे नहीं। लेकिन जब लू फेंग की जो रिमोट ओशन बॉडी है, जब वो क्रिएशन टेक्निक को यूज़ कर रही थी, तो उसी टाइम काफ़ी सारे जो लिविंग क्रिएचर्स है वो फॉर्म हुए थे। काफ़ी सारे क्रिएचर्स को लू फेंग ने ख़त्म कर दिया था और काफ़ी सारे क्रिएचर्स को अभी भी रखा था। तो इन्हीं में से हम लोगों को 6 क्रिएचर्स ऐसे देखने के लिए मिल सकते थे। ये जो 6 क्रिएचर्स थे ये लू फेंग के लिए थोड़ा सा क्लोज हो चुके थे, इसलिए लू फेंग ने इन 6 क्रिएचर्स को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि एट द एंड इन लोगों के अंदर भी लाइफ थी। तो ये जो 6 क्रिएचर्स थे ये सारे के सारे एक तरीके से फायर बेसिस के ऊपर बने हुए थे। इनके पास फायर की पावर्स थी और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, और इनके लिए लू फेंग ने एक अलग सा प्लेनेट बुक करके रखा था जिसके अंदर लू फेंग इन लोगों को पालता था। वही लू फेंग इन लोगों के हाथों के ऊपर सर लहराता हुआ, और ये सारे जो क्रिएचर्स थे गाइस, ये 6 के 6 क्रिएचर, ये सारे के सारे क्रिएचर्स के अंदर से सबसे ज़्यादा लॉयल थे जो भी लू फेंग ने क्रिएट किए थे। ये लू फेंग के एक ऑर्डर के अंदर अपने आप को मारने के लिए या फिर सामने वाले के थ्रू मरने के लिए भी तैयार थे। सबसे बड़ा रीज़न था कि लू फेंग इन सारे क्रिएचर्स के इतने ज़्यादा क्लोज था।
वो इन सारे क्रिएचर्स को अपने बच्चों की तरह मानता था और बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था। वही एट द एंड वहाँ पे हम लोगों को जूजिन की एंट्री भी देखने के लिए मिलती है। जैसे ही जूजिन वहाँ पे आती है, ये सारे जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, 6 बच्चे, ये भागते हुए जूजिन के पास जाते हैं और उसे कहते मदर गॉड आप आ गए मदर गॉड। इसी तरीके से जो जूजिन होती है वो भी इन लोगों को प्यार करने लग जाती है। इसी के बाद वो जो 6 बच्चे होते हैं, ये लू फेंग से पूछते हैं कि फादर गॉड हमें यहाँ पे और कितना टाइम रहना पड़ेगा? तभी लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है, चिंता मत करो, ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ साल और, जिसके बाद तुम बड़े हो जाओगे। और आज का ये जो चैप्टर होता है, ये होता है ख़त्म। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाया लेकिन स्टिल मैनेज कर लेना। डेफिनेटली वापस से वीडियोस ना डालने के पीछे तो कुछ ना कुछ रीज़न्स होंगे ही, मतलब कुछ ना कुछ होता है गाइस, अभी क्या बता सकता हूँ। कभी-कभी तो ऐसे लगता है ना कि जो भी मैंने कंटेंट चूज़ करके रखा है, काफ़ी ज़्यादा गलत कंटेंट हो गया मेरे लिए। क्योंकि मेरी लाइफ़ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ गुज़रती रहती है। ऐसा हमेशा स्टेबल नहीं रहता कि भाई, हाँ, जानता हूँ सभी लोगों के लाइफ़ में होता है कि हर किसी का अपना-अपना होता है, लेकिन गाइस स्टिल देखा जाए तो होता है गाइस, हर किसी का अपना एक अलग लाइफ़ होता है। कुछ लोग पूरे दिन में कुछ टाइम फ्री होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको टाइम ही नहीं मिलता और यही सब सीन होता है। तो फ़िलहाल तो इस वक़्त अब के लाइफ़